तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट एकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और दोस्तों मैं आज एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जो कि आप लोग न कभी यूट्यूब पे देखे होंगे, ना आज तक कोई आपको कोई टीचर पढ़ाया होगा। ठीक है, बात है साहब, जो बोल रहा हूँ स्पष्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आज मैं एक ऐसे टॉपिक में बात करने वाला हूँ कि हिंदी में 95 मार्क्स कैसे आप लाएं। ठीक है, विथ फुल सोल्यूशन के साथ। मैं इस वीडियो अगर आप देख लेते हैं, अपनी लाइफ का अगर आप 1 घंटे 2 घंटे जो भी चीज़ें हैं आप निकाल लेते हैं इस वीडियो से, ठीक है? तो 100% आपको बताता हूँ कि जो हिंदी का पेपर होता है, जो इस वीडियो से हिंदी में आप चाहेंगे तो 95 मार्क्स 100% ला देंगे, ये मेरा वादा है आपसे, 100% गारंटी कि आप ला देंगे, ठीक है? तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना है और विथ इसका आपको नोट्स भी बनाना है साथ में, क्योंकि देखिए मैं इतना मेहनत किया हूँ, बस आप 1 मिनट कर दीजिए बस। बस आप इसको बढ़िया से पूरा देखिए और पूरा नोट करिए और याद करके बस एग्ज़ाम में चले जाइए। फिर हमसे अगर नहीं आता है, तो जो भी कहना होगा आप कह सकते हैं। नहीं तो इससे नहीं विश्वास हो रहा तो इस वीडियो को डाउनलोड करके एग्ज़ाम आएगा तो आप उसमें मिला सकते हैं, ठीक है? आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पूरा 100% क्या 120% गारंटी है कि इसमें से ही आएँगे, ये क्वेश्चन इधर-उधर नहीं जाएगा, ठीक है? आपको बस देखना है पूरा। और एक बात बता दूँ दोस्तों कि मेरा नाम है आकाश, आप लोग जानते ही हैं, अब मैं श्रवण लेक्चरर, ठीक है? श्रवण लेक्चरर पे पढ़ा रहा हूँ इस समय। तो श्रवण लेक्चरर पे पढ़ा रहा हूँ तो वो भी बहुत अच्छे टीचर हैं और उन्होंने मुझे अवसर दिया अपने चैनल पे पढ़ाने के लिए। तो इसलिए मैं उन्हें उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, वो भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। उनके चैनल पे रेगुलरली मैं वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो उस पे भी क्वेश्चन और 2 वीडियोज़ उस पे भी अपलोड होंगे और 2 वीडियोज़ इस पे भी अपलोड होंगे, ठीक है? तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को भी, ठीक है? और दोनों चैनलों से आप मर्ज करके, ठीक है? दोनों चैनल से ईमानदारी से 4 वीडियो रोज़ प्रोवाइड होंगी आपको, ठीक है? ईमानदारी से आपको पढ़ना है क्योंकि कम समय है। इतना हम लोग इतना प्रैक्टिस करा देंगे, इतना प्रैक्टिस करा देंगे कि आप जाएँगे तो बिना एग्ज़ाम में 50 या 90 से लाएँगे ही नीचे नहीं, लेकिन आपको क्या करना होगा, याद रहेंगी चीज़ें तब, ठीक है? तो चलिए बिना समय गवाए टॉपिक की ओर बढ़ चलते हैं, लंबा टॉपिक है। जिस प्रकार आपका पेपर आता है, मैं पेपर को दिखा कर सारे क्वेश्चन आपको करा दूँगा, ठीक है? किस प्रकार क्वेश्चन आपको पूछता है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इसमें 5000 लाइक मुझे चाहिए, ठीक है? क्योंकि भाई मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगा है, कम से कम 10 दिन से इस सारी चीज़ों को तैयार हो रही है, ठीक है? तो 5000 आपको लाइक देना है, किसी कीमत पे देना है, ठीक है? तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आराम से आप पढ़िएगा। देखिए मैं पेपर के साथ आपको दिखाता हूँ। जब आप पेपर देने जाएँगे तो आपको ऐसा कुछ फ्रंट आपको दिखाई देगा, ठीक है? यहाँ पे लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने की निर्धारित है। 15 मिनट आप चाहेंगे तो इस प्रश्न पत्र को पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो जब आप देखेंगे तो पढ़ने की ज़रूरत है। डायरेक्ट आप एग्ज़ाम में लेंगे तो तुरंत क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? जैसा कि देखिए क्वेश्चन आपका पहला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पहला आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन पहला आपसे मुलाकात होगी कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। देखिए 4 ठीक ऑप्शन दिया है, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ठे ऑप्शन सही होगा अपने आप में, ठीक है? उसी को आपको क्या करना है, पहचान कर लिखना है और वो आपको दिलाएगा 1 नंबर, ठीक है? तो इस 1 नंबर के लिए चलिए हम लोग अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हूँ कि क्वेश्चन का आता है, एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का। तो देखिए सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में कुछ इम्पोर्टेंट वो उस कैटेगरी के एक क्वेश्चन रखा हूँ जो 1 मार्क्स आपको दिलाएगा, 100% दिलाएगा आपको, ठीक है? तो उन क्वेश्चनों को ईमानदारी से आपको नोट करना है, पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन पहला आपको यह है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। इसी प्रकार का क्वेश्चन था, आप लोग भी देखे हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। मित्रता निबंध के लेखक रामकृष्ण दास हैं। गुनाहों का देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं। तो इन चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही होगा, ठीक है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो यह चीज़ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो प्रसिद्ध निबंधकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो प्रसिद्ध निबंधकार हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का जो 4 ऑप्शन दिया है वो ख इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इस प्रकार ही उसको चूज़ करना था इसमें, ठीक है? पहचान को आपको लिखना पड़ेगा, तभी का मार्क्स आपको मिलेगा। तो यहाँ में 5 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं कि 5 क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक आपको देगा, ठीक है? तो इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, प्रैक्टिस कीजिए इसे नोट करना है, ठीक है? क्योंकि भाई 2 घंटा बस आप अपना समय दे दीजिए, कहीं भी हैं, आप मोबाइल लेके चले जाइए, वहाँ पे अकेले बैठ जाइए, किसी से मतलब ना रखिए क्योंकि आप हिंदी का सवाल है। हिंदी में अगर स्कोर आप बढ़िया कर देते हैं, तो समझ लीजिए कि आप पास हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला है, श्रीनिवास दास ख्याति प्राप्त नाटककार थे।
चिंतामणि के लेखक हरिकृष्ण प्रेमी हैं। झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पूनालाल बख्शी हैं। और गोविंद वल्लभ पंत भारतेंदु युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं। तो इसका चारों में से ऑप्शन सी इसका सही होगा, जो ऑप्शन ग है। झलमला कहानी संग्रह के लेखक जो हैं वो पद्मलाल पूनालाल बख्शी हैं। इसे अपने दिमाग में किसी कीमत पे आप इसे याद करना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन दूसरा भी आपको क्लियर हो गया, इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन तीसरे की ओर। चलिए दोस्तों, तब क्वेश्चन तीसरा पर चलते हैं। क्वेश्चन तीसरा नोट कीजिए आप लोग, ठीक है। ईमानदारी से करना, आराम से पढ़ना, क्योंकि वीडियो जो लॉन्ग है। और एक जिस दोस्तों में एक बात बता दे रहा हूँ, ये वीडियो 2 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। इतना लॉन्ग है कि कम से कम 3-4 घंटा इसमें लग जाएगा। तो दो वीडियो 2 पार्ट में बनेंगी। तो ये वीडियो जितना मैं इसमें कवर कर रहा हूँ इसमें नोट कीजिएगा, बस नेक्स्ट अगले दिन वो वीडियो आ जाएगी, ठीक है। उसको भी आपको देखना है। और चैनल को जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरा मैं पढ़ाने वाला हूँ। इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उस चैनल पर भी इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको पढ़ना है। तो देखिए क्वेश्चन तीसरा है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला है, पद्मलाल पूनालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। और करुणा नामक निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। कूटज के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक क्या उनसे हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसे आपको एकदम याद कर लेना है, किसी कीमत पे याद कर लेना है। चलिए क्वेश्चन चौथा बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन चौथा है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। माधव विलास नाभादास जी की रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह की प्रसिद्ध कृति हैं। सेठ गोविंदास महान आलोचक हैं। जय पराजय कृति निबंध विधा की रचना है। तो जैसा वही क्वेश्चन तो इसमें भी दिया है कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, ठीक है। तो इसका भी ख सही होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करके जाना है किसी कीमत पे। आप इसको नोट कीजिए अपने नोट कॉपी में, अभी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 5वां देखिए, इसे याद करेंगे तो 1 नंबर आपका तैयार होगा। मैं टॉपिक वाइज आपको तैयार करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, आपका पूरा सोल्यूशन करवा दूंगा। चाहे वो निबंध हो, चाहे लेखक का जीवन परिचय हो, चाहे सारी चीजें हो, इसमें सभी चीजें कवर हो जाएंगी आपकी। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात नाटककार हैं। रामविलास शर्मा उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं कहानी विधा की रचना है। अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। तो दोस्तों यही करेक्ट आंसर होगा कि जो अजंता के लेखक हैं वो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। तो ईमानदारी से आपको 5 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं, तो ये जो पहला क्वेश्चन आता है क वाला, उसमें से आप x मार्क्स, जो 1 मार्क है आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 नंबर यहाँ से आपका तैयार होता हुआ। अब जब आगे आप बढ़ेंगे, यहाँ पे मैं पेपर के साथ आपको दिखाता चलता हूँ। जब आगे बढ़ेंगे तो ख आता है। अब ख में आपको देगा कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। ये आपको कुछ रचनाएं दी रहेंगी, इसी में से किसी एक रचना का आपको नाम लिखना होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, तो इसे हटा दे रहा हूँ। तो चलिए अब इसको मैं उस टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ रचना है, यही रचना आपको देगा। इसी रचना में से किसी एक रचना का आपको उनके लेखक का नाम लिखना होगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट रचना है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से ही आएंगे। आप ये गारंटी रखिए, आप हम पे विश्वास कीजिए, इसमें से ही आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको देखते हैं, गुनाहों का देवता ये रचना है। गुनाहों के देवता के लेखक हैं धर्मवीर भारती। और दूसरा है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही के हैं अमृत राय। और तीसरा है चिंतामणि। चिंतामणि के हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और चौथा है आकाशदीप। आकाशदीप के हैं जयशंकर प्रसाद। 5वां है कुछ बिखरे पन्ने, उनके हैं पद्मलाल पूनालाल बख्शी। फिर अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। खून के छींटे भगवत शरण उपाध्याय। रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर। चलो चांद पर चले जयप्रकाश भारती। फिर 10वां है उजली आग। उजली आग रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। वर्फ की गुड़िया। वर्फ की गुड़िया जयप्रकाश भारती। और ये 12वां है मैला आंचल। तो इसका हो जाएगा फणेश्वर नाथ रेणु। तो देखिए जो 12 दिए हैं आपको रचना, इसी में से आने वाले हैं, ठीक है। इसमें से एक किसी रचने के लेखक का नाम लिखना होता है। यही आपको
यही ख वाला क्वेश्चन में आपको आएगा, जैसा कि स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है इसमें से। तो एक नंबर वहाँ से तैयार हो गया, एक नंबर यहाँ से, 2 मार्क्स आपका तैयार होता हुआ। इसी तरह मैं पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये देखते हैं कि कहाँ से एग्जामिनर आपको पूछता है, कैसे नंबर आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो एक नंबर यहाँ से आपका तैयार हो गया। अब देखिए यहाँ पे आता है लेखक के नाम पूछता है, संपादक का नाम पूछता है, तो ये सारी चीज़ें कवर करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखिए इसकी यहाँ पे देखिए, अब ग के लिए देखेंगे। देखिए ग के लिए जैसे जहाज के पंछी के लेखक का नाम ये आपसे पूछा है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप उसका उत्तर कैसे देंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इस एक नंबर के लिए अब हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने 5 क्वेश्चन चूज किया, अगर 5 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो उसमें से आएगा एक नंबर आप कर लेंगे। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन वो यहाँ पे ये है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है ग वाला, कि कृतियां देकर लेखक का नाम पूछता है। कृतियां देगा आपको और उसके लेखक का नाम पूछेगा। ये क्वेश्चन एक नंबर का आता है। ठीक है, तो चलिए वो इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप नोट कीजिए, जल्द नोट कॉपी में नोट कीजिए। यहाँ पे है कि भोर का तारा के लेखक का नाम लिखिए। भोर के तारा के लेखक का नाम लिखिए। ये कृतियां, इनके लेखक का नाम लिखना है। तो भोर के तारा के लेखक का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, इसे नोट कीजिए आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचपात्र के लेखक का नाम लिखिए। तो पंचपात्र के लेखक का नाम है पदुमलाल पूनालाल बख्शी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको नोट करना है कि तीर्थ सलील के लेखक का नाम लिखिए। तीर्थ सलील के लेखक का नाम है पदुमलाल पूनालाल बख्शी। ठीक है, वही है। फिर देखिए रूपक रहस्य के लेखक का नाम लिखिए। तो रूपक रहस्य के लेखक का नाम है श्याम सुंदर दास। ये सारे क्वेश्चनों को नोट करना है, आपको एक नंबर दिलाएगा यहाँ से। गेहूं और गुलाब के लेखक का नाम है रामवृक्ष वेनीपुरी। ठीक है, तो अगर ये 5 क्वेश्चन आप तैयार करते हैं तो ये जो ग वाला टॉपिक था, इससे आपको एक नंबर कंफर्म हो जाएंगे। अब घ वाले टॉपिक पे आते हैं। इसमें भी देखिए आपको दे देगा, इसमें अब पत्रिका के देखिए ये सरस्वती पत्रिका है, इसके संपादक का नाम पूछता है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं घ वाला, कि पत्रिका देकर संपादक का नाम पूछता है। देखिए जैसा पत्रिका दिया था, संपादक का नाम पूछा था, ये क्वेश्चन एक नंबर का आता है। तो यहाँ पे कुछ 3 क्वेश्चन में लिखा हूँ, इसमें से आपको एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने लिख दिया हूँ कि माधुरी पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। तो माधुरी पत्रिका के संपादक का नाम है प्रेमचंद्र। हरिजन सेवक पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। तो हरिजन सेवक पत्रिका के संपादक का नाम है वियोगी हरि। इसी प्रकार आपको तीसरे की ओर बढ़ चलता रहा। नागरी प्राचारिणी पत्रिका के संपादक का नाम है वेणी प्रसाद। तो अगर ये 3 क्वेश्चन आप याद कर लेते हैं तो घ वाला में एक नंबर आप ला देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका घ नंबर आपका तैयार हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए ये सारी चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी एक एक नंबर की। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है। देखिए अब जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जब क्वेश्चन दूसरा आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन दूसरा में देखिए 2 2 4 1 5 5 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन दूसरा से 5 नंबर के, और इन 5 नंबरों को मैं एक संग्रह में लिख दिया हूँ। अगर उसको आप तैयार कर लेते हैं तो 5 नंबर कहीं नहीं गए हैं। चलिए अभी इसको देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन नंबर दूसरा में क ख ग इसमें से आता है। एक नंबर इसमें से मिलेगा, 2 नंबर इसमें से, ख ग में से, तो 5 नंबर मिल जाएंगे। और यहीं से आएंगे क्वेश्चन जो मैं लिखा हूँ, और कहीं नहीं से आ सकता है। ये गारंटी है मेरी। ठीक है, ये गारंटी मैं 120-100% दे रहा हूँ आपकी गारंटी। आप मेरे विश्वास कीजिए, आप इसको याद करके जाइएगा, फिर देखिएगा क्या होता है। क्योंकि मैं पूरा सॉल्यूशन के साथ कराया हूँ, पूरा सॉल्यूशन इसमें बताया नहीं हूँ, सॉल्यूशन पूरा है आपका। चाहे वो वीडियोस कितनी भी लंबी हो सके, 2 पार्ट में वीडियोस बनेगी। इस पार्ट को देखिए और नेक्स्ट अगले दिन उस पार्ट को भी देखना है, तब उसको आप देख लेंगे तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ का लेके आऊँगा। चलिए देखिए यहाँ पे आदिकाल की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन पूछता है आपसे कि आदिकाल की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो आपको आंसर में लिखना है आदिकाल की 2 प्रवृत्तियां निम्नलिखित है। पहला प्रवृत्ति इसकी जैनों तथा सिद्धों नाथों की धार्मिक प्रवृत्ति वाले काव्य, और दूसरा आपको प्रवृत्ति लिखना है कि वीर एवं श्रृंगार वाले रासों का काव्य। यह आदिकाल की 2 प्रवृत्तियां हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर चलिए क्वेश्चन दूसरा नोट कीजिए। या तो ये आपसे ये पूछ देगा भक्ति काल के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए, उनकी एक एक प्रसिद्ध कृति का नाम लिखिए। या तो पूछेगा भक्ति काल के किसी एक कवि का नाम लिखिए। तो सब कुछ इसमें है, आपको लिखना पड़ेगा। भक्ति काल के 2 प्रमुख कवि निम्न हैं। सूरदास जो हैं उनके
कृति है सूरसागर, और दूसरे हैं तुलसीदास, उनकी कृति है रामचरितमानस। ठीक है, तो मैंने साथ ही साथ कवि भी लिख दिया, उनके साथ उनकी कृति भी लिख दिया है। तो सूरदास, सूरसागर, तुलसीदास, रामचरितमानस, आप इसको याद कर लेना है आपको। भक्ति काल की ये कवि हैं, उनकी कृतियां हैं। चलिए क्वेश्चन तीसरा देखिए, रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए और इस काल के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। रीति काल के प्रमुख प्रवृत्तियां भी लिखना है और दो कवि का भी लिखना है। तो रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्न है, कौन कौन सी हैं? तो रीति काल ग्रंथों की रचना, श्रृंगार रस की प्रधानता, वज्र भाषा का प्रयोग, प्रकृति का उद्दीपन, ये रूप से चित्रण। ठीक है, तो ये इनकी प्रवृत्तियां हैं। और कवियों के नाम यहाँ पे याद कर लीजिए, तो बिहारी तथा केशव दास, ये यहाँ के प्रमुख कवियों के नाम है रीतिकाल के। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप क्लियर हो चुका होगा, आप नोट भी कर लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ दोस्तों। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इतना कमेंट कर दीजिए कि मैं मजबूर हो जाऊँ दूसरा वीडियो बनाने पर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन तीसरा है। चलिए क्वेश्चन चौथे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन चौथा है दोस्तों यहाँ पे, आधुनिक काल की प्रमुख विशेषताएं बताइए। आधुनिक काल की प्रमुख विशेषताएं बताइए। इस काल के दो कवियों का भी नामोल्लेख कीजिए। तो आधुनिक काल की प्रमुख विशेषता भी बताना है और इस काल के दो कवियों का नाम भी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे आधुनिक काल की प्रमुख विशेषताएं। कोई जरूर नहीं है कि दोनों देगा, बस आपको विशेषताएं भी पूछ सकता है या तो सिर्फ कवियों का नाम पूछ सकता है। मैंने दोनों मर्ज किया है, दोनों याद कर लीजिए, कोई भी पूछे आप तुरंत बता देंगे। तो आधुनिक काल की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं, क्या है? स्वदेश प्रेम, यथार्थ पर विश्वास, नारी के प्रति सम्मान का दृष्टिकोण, लघुता के प्रति सजगता। ठीक है, यह इनके क्या है? विशेषताएं हैं। और यहाँ पे इस काल के दो प्रमुख कवि हैं, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन में पांचवा बढ़ता हूँ। ठीक है, ये उसी के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे के लिए, जो 5 नंबर आपको दिलेगा उसी के लिए है यह। द्विवेदी युग के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि निम्न हैं, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, ये द्विवेदी युग के दो मतलब कवि हैं लोग। ठीक है, इसे याद कर लेना है। फिर क्वेश्चन छठवां, चलिए, छायावादी युग के प्रमुख प्रवृत्तियां तथा कवियों के नाम लिखिए। छायावादी युग के प्रमुख प्रवृत्ति तथा कवियों के नाम लिखिए। छायावादी युग के प्रमुख प्रवृत्तियां निम्न है, कौन कौन से? सौंदर्य भावना, रहस्य भावना, श्रृंगार और प्रेम वेदना। और यहाँ के प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। तीन को कवि का नाम याद कर लेना आप लोगों को। क्वेश्चन सातवां यहाँ देखिए, क्वेश्चन सातवां आपका यहाँ है, प्रगतिवादी कवियों के नाम तथा प्रवृत्तियां लिखिए। तो इनका प्रवृत्तियां हैं, प्राचीन रूढ़ियों मान्यताओं का विरोध, मानवता प्रकृति, मानवता प्रवृत्ति, शोषक वर्ग के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति। ये इनकी प्रवृत्तियां हैं। अब इनके कवियों के नाम देख लेते हैं। तो दोस्तों इनके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, और इनका रचना है परशुराम की प्रतीक्षा हुकार। नागा अर्जुन है, नागा अर्जुन की रचना है प्यासी पथराई आंखें। ठीक है, अब क्वेश्चन आठवां, इसका लास्ट देख लेना। अगर 8 को क्वेश्चन आपको तैयार है तो इसमें से 5 नंबर आपको फिक्स, 100% फिक्स है आपका। प्रयोगवाद की किसी एक प्रवृत्ति तथा कवि के नाम लिखिए। तब प्रवृत्तियां हैं विद्रोह का स्वर, गहन बौद्धिकता, और यहाँ के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र और धर्मवीर भारती। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि भाई मैंने तो बहुत मेहनत किया भी हूँ। बस आपको मेहनत ये करना है कि आप इसे बस लाइक कीजिए और कमेंट करके हमको बताइए, या नोट करना है, ईमानदारी से याद करके एग्जाम में जाना है। तो यहाँ से आपका क्लियर होता हुआ। तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं, यह दूसरा पार्ट, दूसरा क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया 5 नंबर का। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन से मुलाकात होगी दोस्तों यहाँ पे, कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पे गद्यांश दिया रहेगा और क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, लेखक ने अच्छे मित्र के साथ क्या बताया, उसमें से जो भी निष्कर्ष होगा वो देगा, और ये आपको दिलाएगा 6 मार्क्स। अब इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा गद्यांश इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को तैयार करके आपको जाना है। ठीक है, तो अब उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। चलिए दोस्तों देखिए, आपको बोर नहीं होना, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन गया, कुछ नहीं। पढ़ रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, परसेंटेज न लाना है कि कोई मजाक है आपको। इसे आपको पढ़ना पड़ेगा, किसी कीमत में नोट कीजिए आप इसको। तब मैं नोट किया हूँ आपको बताने के लिए, तो आप नहीं कर सकते हैं, आपको तो पेपर देना है। चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जैसा आप देखेंगे क्वेश्चन तीसरा जो है, देखिए रात को वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन तीसरा को देखिए, क्वेश्चन तीसरा आपको यहाँ पे है,
निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। सेम इसी तरह आपको क्वेश्चन देगा और यहाँ पे लिखेगा 2 2 2 6 मार्क्स का। अब देखिए मैं कुछ यहाँ पे गद्य जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसे मैं उठाया हूँ और आपको मैं बता देता हूँ किस चैप्टर से उठाया और किस चैप्टर को आपको तैयार करके जाना है। तो आपको मित्रता चैप्टर को तैयार कर लेना है, ठीक है। और मित्रता चैप्टर को लिखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखे हैं। उसके उनके सारे गद्य को आपको तैयार करके जाना है, सारे गद्य को। मित्रता चैप्टर बता दे रहा हूँ, मित्रता चैप्टर। अब मित्रता चैप्टर में ये जो टॉपिक है जो गद्य सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको चूज किया हूँ, ठीक है। बहुत बार पूछा गया है कि हंसमुख चेहरा बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही दो चार बातें किसी में देखकर लोग झटपट उसे अपना मित्र बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, क्या जीवन व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन, विश्वापात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि वह खजाना मिल गया है। तो ये आपके दिए हैं गद्यांश। इस गद्यांश से आपको क्वेश्चन 3 पूछेगा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अगर सही संदर्भ लिख देते हैं तो 2 मार्क मिलेगा आपको, यहाँ से 2 नंबर आपको मिलेंगे। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो यह रेखा खींची गई है अंडरलाइन इनको शब्दों पे उनका व्याख्या करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा, तो 4 नंबर हो गए। तीसरा पॉइंट, सामान्यतः लोग व्यक्ति में क्या देखकर मित्रता करते हैं, अगर ये आपने कंडीशन बताया तो 2 नंबर, तो 6 नंबर आपको तैयार हो जाएंगे। इस सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन कराऊंगा किस ढंग से लिखना है आपको। तो देखिए तब गद्यांश यहाँ पे संदर्भ से लिखना है, तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ किस ढंग से लिखना है मैं बता दे रहा हूँ कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको संदर्भ लिखना है। तब आप इस प्रकार संदर्भ लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर दूसरा पॉइंट आपको लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो जो यह रेखांकित अंश की व्याख्या थी, देखिए कितना आपको बस इतना व्याख्या करना है कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन, विश्वापात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। तो इसका अर्थ आप किस ढंग लिखेंगे ये भी मैं लेके आया हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा, अच्छे से तैयार करके जाइएगा। इसका अर्थ है कि शुक्ल जी कहते हैं कि मित्र बनाते समय हम इस बात पर विचार नहीं करते कि जिसे हम मित्र बना रहे हैं उसकी संगत में रहकर क्या हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, या क्या उस व्यक्ति में वे सभी गुण विद्यमान हैं जिनकी हमारे जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है। यदि हमें जीवन में सच्चा मित्र मिल जाता है तो हमें एक ऐसा साधन मिल जाता है जो आत्म शिक्षा प्राप्त करने में हमारा सहायक हो सकता है तथा हमें जीवन के उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी सहायता कर सकता है। एक प्राचीन विद्वान का भी यही मत है कि एक सच्चा व अच्छा विश्वास के योग्य मित्र बहुत भाग्य से ही प्राप्त होता है। वह हर समय हमारी रक्षा करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें हर बुराई से बचाता है। जिस व्यक्ति को ऐसा मित्र प्राप्त हो जाए उसे यह समझना चाहिए मानो उस संसार का कोई बड़ा खजाना मिल गया हो, ठीक है, अर्थात कोई बहुमूल्य निधि प्राप्त हो गई हो। इसे रेखांकित अंश की यह क्या है, व्याख्या है, ठीक है। तो इसे आपको नोट करना है। और देखिए ग पॉइंट आपसे पूछा था क्या कि सामान्यतः लोग व्यक्ति में क्या देखकर मित्रता कर लेते हैं, तो यह ग पॉइंट आपको लिखना है कि क्या देखकर मित्रता करते हैं। तो सामान्यतः रूप से व्यक्ति किसी का हंसमुख सा चेहरा, उसका बातचीत करने का आकर्षक ढंग, उसकी चतुराई और उसका साहस देखकर सोचते हैं कि यही मित्र बनने का योग्य है, ठीक है, और वे उसे ही अपना मित्र बनाते हैं। अगर इतना क्वेश्चन आप लिख देते हैं जिस प्रकार मैंने लिखा हो तो देखता हूँ कौन 6 मार्क्स आपको नहीं देता है, ठीक है। तो इस चैप्टर के जितने भी गद्यांश होंगे उसे आपको तैयार करके जाना है। इनके रचयिता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, अभी से मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, जो बात है स्पष्ट, ठीक है, उसको तैयार करके जाना है किसी कीमत पे, ठीक है। तो चलिए और एक गद्य में उठा लेता हूँ। जैसा कि देखिए यहाँ पे मैं जैसा है सारी चीज़ आपको बता रहा हूँ। देखिए प्रश्न तीसरा में एक देगा आपको, और देखिए एक
ख दिया है। तो इस क और ख मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ ख जैसा देख पा रहे हैं। तो क और ख दोनों में से किसी एक ही करना है, तो 2 में लेके आया हूँ इम्पोर्टेंट, ठीक है? कि दोनों में से कोई आ जाएगा तो आप कर लेंगे। तो यह क था, अब हम लोग ख वाला गद्यांश देखेंगे। चलिए दोस्तों, अब ख वाला गद्यांश देखते हैं, जो अथवा में दिया रहता है। तो दोनों में से आप किसी एक को कर सकते हैं, ठीक है? तो दोनों देगा तो दोनों दोनों पढ़ा रहा हूँ, दोनों में से कोई एक आ जाएगा तो मुझे एक ही करना है भाई, 6 नंबर लेना है किसी न किसी कीमत पे। तो यह ममता चैप्टर से मैं लिया हूँ, बता दे रहा हूँ। ममता चैप्टर और मित्रता चैप्टर, दोनों चैप्टर को अच्छे ढंग से तैयार करके जाना भाई। 12 6 मार्क्स का सवाल है, ठीक है? मैं बता दे रहा हूँ भाई, जो भी चीज़ें आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, बस आप उसको फॉलो करना है आपको। तो देखिए ख है, यह जो क्वेश्चन इनको तो बिल्कुल तैयार 100% तैयार करके जाना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ख पढ़ता हूँ कि काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा तीर्ण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहाँ पंचवर्षीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। और यहाँ पे लिखा है, अन्य न्याय इश्चित्यंतो माय जनता पर्युपास्ते, ठीक है? तो इसे आपको, यह आपको दिया है, गद्यांश दिया है और 3 क्वेश्चन जैसा उसमें दिया था, तो इसमें 4 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो 4 पॉइंट लिखना क्या कौन कौन से है? उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित की व्याख्या कीजिए, धर्म चक्र कहाँ स्थित था, पंचवर्षीय भिक्षु कौन थे, यह गौतम से क्यों और कहाँ मिले थे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सारे टॉपिकों को लिखना है आपको। किस प्रकार 6 मार्क्स आपको दिलाएगा। तो पहला पॉइंट था संदर्भ। तो संदर्भ किस प्रकार लिखना है आपको कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है? और दूसरा पॉइंट था कि रेखांकित अंश की व्याख्या। तो जो यहाँ पे आपको रेखा यहाँ पे जो खींची गई है कि भग्न चूड़ा तीर्ण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी, इसका आपको व्याख्या लिखना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं बहुत अच्छे ढंग से व्यक्त किया हूँ, आप सब पढ़िए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या नोट कीजिए। प्रसाद जी कहते हैं कि काशी के उत्तर में अनेक बौद्ध स्मारक हैं। इन स्मारकों को मौर्य वंश एवं गुप्त वंश की शान बढ़ाने के लिए बनवाया गया था। यह स्मारक अब टूट फूट चुके हैं। इनकी टूटी फूटी चोटियां, दीवारें, कंगूरे, खड़हर बन गए हैं, ठीक है? तो ये आपको रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखना है। कुछ पॉइंट और है, मैं बता देता हूँ इसकी व्याख्या में। और उसी में है दोस्तों, इन पर झाड़ियां उग आई हैं, पत्ते बिखरे हैं। इन खंडहरों को देखकर ऐसा लगता है मानो ईंट के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्पकला की आत्म ग्रीष्म ऋतु की चांदनी से स्वयं को शीतलता प्रदान कर रही थी। यह है रेखांकित अंश की व्याख्या। अब ग में उसमें पूछा था कि धर्म चक्र कहाँ स्थित है। तो ग में देखिए अब कि धर्म चक्र काशी नगर के उत्तर में स्थित है, जिसे भगवान गौतम बुद्ध ने सारनाथ नामक स्थान पर स्थापित किया। और देखिए घ उसमें क्वेश्चन हमसे ये पूछा था कि पंचवर्षीय भिक्षु कौन थे, यह गौतम से क्यों और कहाँ मिले थे। देखिए ये ने पूछा है कि पंचवर्षीय भिक्षु कौन थे, या गौतम से क्यों और कहाँ मिले थे। तो इसका उत्तर आपको लिखना है यहाँ पे कि पंचवर्षीय भिक्षु गौतम बुद्ध के प्रथम 5 शिष्य थे। यह पांचों शिष्य गौतम बुद्ध से उपदेश ग्रहण करने के लिए काशी के उत्तर में स्थित उन खंडहरों से मिले थे, जो सारनाथ नामक स्थान पर स्थित है, ठीक है? तो यह आपको तैयार करना है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका क्लियर हो गया। ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन में 2 पद गद्य पूछता है। दोनों पद को मैंने डिस्कस कर लिया, दोनों इंपॉर्टेंट गद्य को यह भी बता दिया कि ममता चैप्टर से लिया, एक मित्रता। इन दोनों चैप्टर को भाई एकदम याद करके किसी के मत पे जाना है, तब तीसरा पॉइंट आपका संपूर्ण रूप से तैयार होता हुआ। इसी प्रकार पूरा सोल्यूशन कराने वाला हूँ। तो अब आप बढ़ेंगे चौथे पॉइंट की ओर, और जब चौथा पॉइंट आप बढ़ेंगे तो आपको मुलाकात होगी, ये भी आपको 6 मार्क्स दिलाएगा। और इसमें है कि पद, अब इसमें पद देगा, उसमें संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है। इसमें भी 2 पद देता है, इसमें भी 2 पद हम देखेंगे, ठीक है? तो चलिए उन दोनों पदों को देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे के लिए। देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर चौथा, अब यह पद पूछेगा, ठीक है? और क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा, सारे चीज में लिखा हूँ। आपसे पूछेगा निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए।
तथा काव्य संदर्भ भी लिखिए। ये आपको दिलाएगा 6 मार्क्स। ठीक है, अब देखिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं लिख दिया हूँ, इसे आप नोट कर लीजिएगा। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपया पंगु गिरी लगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गूंग पुनि बौले, रंग रक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणायम, बार बार बंधोती ही पाई। तो यह आपका पद है। इस पद का आपको लिखना है यहाँ पे संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। आपको 6 मार्क्स आपको दिलाएगा। तो संदर्भ में लिखना है किस प्रकार कि प्रस्तुत गद्यांश महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गण काव्य खंड से संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। सूरदास इसको लिखे हैं और सूरसागर चैप्टर से जाकर सूरसागर के जितने भी पद होंगे सारे पद को याद कर लीजिएगा। 5 7 10 ठे होंगे, उस पांचों 7 को याद कर लेते हैं। दावे के साथ कहता हूं दोस्तों कि आपका 6 मार्क्स एकदम है, आपका फिक्स है। तो आप बस मेरा बात मानिए, मेरे पे विश्वास कीजिए। बस जो भी आप मानना है, मित्र मानना है, टीचर मानना है, कुछ भी मानना है, आप मेरे पे विश्वास मान के आप उसको तैयार करके जाइएगा। ठीक है, ये 5 साल का अनुभव है। ठीक है, तो इन सारी चीज को आपको संदर्भ में लिखना है। प्रसंग आपको लिखना है कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए उनकी महिला का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। यह प्रसंग में लिखना है। अब इसका व्याख्या क्या है, यहाँ पे व्याख्या इसका देखिए, और इसका काव्य संदर्भ भी लिखना है। फिलहाल व्याख्या आप देखिए, तो व्याख्या देखिए, व्याख्या में लिखेंगे आप, भक्त शिरोमणि सूरदास जी श्री कृष्ण के चरण कमलों की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों की जो कमल के समान कोमल है वंदना करता हूँ। इनकी महिला अपरंपार हैं, जिनकी कृपया से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांग जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, और गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि हे कृपालु और हे दयालु प्रभु, मैं आपकी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। आपकी कृपया से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की भी मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो यह इस पद्यांश का क्या था, व्याख्या था। ठीक है, तो व्याख्या हो गया। अब आपको काव्य संदर्भ लिखना है। काव्य संदर्भ लिखेंगे, पूरा लिखेंगे तभी 6 मार्क्स मिलेगा दोस्तों, ये भी बता दे रहा हूँ, इसलिए मैं पूरा लिखा हूँ। पूरा लिखेंगे तभी 6 मार्क्स मिलेगा, नंबर कट जाएगा आपका। ये मत सोचिए कि आधा लिख देंगे नंबर मिल जाएगा, बात है जो साफ बोल रहा हूँ आपसे। आपको इतना याद नहीं कर पाएंगे तो क्या देने आए एग्जाम, पूरा याद करना पड़ेगा। ठीक है, इतना पूरा लिखिए और चुपचाप याद कीजिए, एग्जाम में जाइए 95 मार्क्स लेके आइए। ठीक है, और कमेंट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे काव्य संदर्भ में लिखना है आपको, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने ईश्वर के चरणों की महिमा व्यक्त करते हुए अनेक प्रतिभक्ति भाव को व्यक्त किया है। ठीक है, तो देखिए इसमें काव्य संदर्भ में कौन सी भाषा उसमें इस्तेमाल की गई थी, तो भाषा साहित्यिक व्रज भाषा इस्तेमाल की गई थी। शैली कौन थी, मुक्तक शैली थी। गुण उसमें प्रसाद था। रस कौन था उसमें भक्ति रस था। छंद गोयात्मक छंद था। शब्द शक्ति लक्षणा था। ठीक है, और देखिए यहाँ पे अलंकार उसमें कौन से थे, तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार था। बार बार में एक शब्द की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार है, ये लिखना है आपको। अनुप्रास अलंकार भी उसमें था। सूरदास स्वामी में से स्वर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार भी था। उसमें रूपक अलंकार भी था। चरण कमल में कमल रूपी कोमल चरणों के बारे में बताया गया है, इसलिए यह क्या है, रूपक अलंकार है। तो यह आपको काव्य संदर्भ में बहुत अच्छे ढंग से अगर लिख देते हैं तो आपका 6 मार्क्स पूर्ण रूप से एग्जामिनर देगा। तो यह क वाला था। अब इसका ख देख लेते हैं, दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों में से एक कर लेंगे, 6 मार्क्स मिल जाएगा आपका। तो चलिए दोस्तों अब ख देखते हैं। तब ख में आपसे यहाँ पे पूछा है, ख भी इसमें जो दिया है पद उसको देख लेते हैं। तो ख वाला दिया है, बोली चतुर सखी मृदु बानी, तेजवंत लघु गणिय न रानी, कह कुबज कह सिद्धु अपारा, सोबेऊ सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, दोहा ओछम मंत्र परम लघु जासु, बस विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहू, बस कर अंकुश खर्ब।
तो यह जो है पद बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका भी आपको संदर्भ लिखना है। तब संदर्भ किस ढंग से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के धनुष भंग शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल खंड काव्य से लिया गया है। तो जो धनुष भंग आपके शीर्षक हैं और रामचरितमानस, इस टॉपिक को एकदम तैयार करके ही आपको जाना है भैया, ठीक है। इसके सारे पद आपको याद कर लेना है, इस पद को तो आपको 100% याद करना ही है। तो इस प्रकार आपको संदर्भ लिखना है। आप प्रसंग किस प्रकार इसका लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी की माता श्री राम की कोमलता को देखकर विचलित हो उठती हैं। तब उनकी सखियां उनकी शंका को दूर करती हैं कि तेजस्वी व्यक्ति चाहे छोटा ही क्यों न हो, उसे छोटा नहीं मानना चाहिए। ठीक है, प्रसंग में आपको लिखना है और व्याख्या में आपको लिखना है। व्याख्या को आप बढ़िया से नोट कीजिए। तो व्याख्या में आपको लिखना है दोस्तों, एक सखी सीता जी की माता की शंका का निवारण करते हुए मधुर वाणी में कहती हैं कि हे रानी, तेजवान व्यक्ति चाहे उम्र में छोटे ही क्यों न हो, उसे छोटा नहीं मानना चाहिए। कहाँ खड़े से उत्पन्न होने वाली मुनि अगस्त और कहाँ विस्तृत और अपार समुद्र, दोनों में यद्यपि कोई समानता नहीं है, पर मुनि ने अपने पराक्रम से उस अपराध समुद्र को सोख लिया था। इस कारण उनका यश सारे संसार में विद्यमान है। इसी प्रकार सूर्य का घेरा छोटा सा दिखाई देता है, किंतु सूर्य के उदित होते ही तीनों लोगों का अंधकार दूर हो जाता है। उसी प्रकार तुम श्री राम का छोटा मत समझो। ये इसका अर्थ लिखना है, ठीक है। अरे सॉरी, इसका व्याख्या था। तो इसका व्याख्या इस प्रकार आपको करना है। अब क्या करेंगे, जो दोहे था उस दोहे का अब हम लोग अर्थ लिखेंगे, ठीक है, तभी 6 मार्क्स मिलेगा आपको। इस दोहे का अर्थ है, ठीक है। तो दोस्तों मैं बताऊं, जो ये दोहा जो लिखे थे, इस दोहे का अब यह अर्थ है, क्या है, इस दोहे का अर्थ आपको लिखना है कि ओयम का मंत्र अत्यंत छोटा है, पर ब्रह्मा विष्णु शिव और समस्त देवगण उसके वंश में हैं। इसी प्रकार महान मदमस्त हाथी की वंश में करने वाला अंकुश भी बहुत छोटा सा होता है। अतः तुम भी श्री राम को छोटा मत समझो, वह उम्र में छोटे क्यों न हो, तुम उनकी कोमलता पर मत जाओ, वे अवश्य ही धनुष को तोड़ेंगे। इनका दोहे का अर्थ है। इसी प्रकार आपको काव्य संदर्भ लिखना है, जिस प्रकार उसमें लिखे तो भाई कम संदर्भ तो लिखना ही पड़ेगा, तभी तो 6 मार्क्स आपको पूरा मिलेगा भाई। प्रस्तुत व्यक्तियों में सीता जी की माता की सखी द्वारा दिए गए तर्क श्री राम महत्व को दर्शाते हैं। इसमें भाषा इस्तेमाल की गई थी अवधि, शैली इस्तेमाल की थी प्रबंध और विवेचनात्मक, गुण इसमें प्रसाद था, रस इसमें वीर रस था, छंद इसमें चौपाई छंद था। अलंकार देखिए, अलंकार में इसमें अनुप्रास अलंकार था, इसलिए था कि हरिहर क कुमंज क और तासु त्रिभुवन हरि हर में क्रमशः प स क और त वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार होती है। जहाँ भी प स क और त वर्ण की पुनरावृत्ति होती है दोस्तों, वो अनुप्रास अलंकार होता है, जिसमें इसमें हुआ था, ठीक है। तो इसलिए अनुप्रास अलंकार। तो दोस्तों यह क्वेश्चन नंबर चौथा भी आपका क्लियर हो गया। इसमें 2 ठे पूछा देगा, क ख, दोनों में से एक करना होता है। दोनों में बता दिया हूँ कि दोनों में से कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से 6 मार्क्स का आपको तैयार होता हुआ, ठीक है। जब आगे आप बढ़ेंगे, जब क्वेश्चन नंबर 5वां आपसे मुलाकात होगा, तो क्वेश्चन नंबर 5वां में आपको मिलेगा यहाँ पे जीवन परिचय। तो 5वां में आपको देखिए, एक लेखक का जीवन परिचय और एक कवि का जीवन परिचय। तो यहाँ पे आपको यह दिलाएगा 3 नंबर या 3 नंबर या 6 मार्क्स दिएगा। अब कौन सी इंपॉर्टेंट है, सारे चीजें मैं कराने वाला हूँ, वो भी सोल्यूशन साथ कराना, क्योंकि कहीं खोजने की जरूरत आपको ना पड़े, इस वीडियो से सारा चीज आपको हो जाए, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 और बढ़ते हैं, जो 6 मार्क्स का आपको दिलाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां के लिए इस स्लिप पर ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए। ये स्लिप आपको दिलाएगा 6 मार्क्स। एक लेखक का जीवन परिचय तथा रचना का नाम लिखिए। इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा और 2 प्लस 1 अंक 3 मार्क का पूछेगा। एक जीवन परिचय, एक नंबर रचना के लिए, तो 3 नंबर मिलेंगे आपको। और कौन से लेखक का आपको जीवन परिचय याद करना है, अब मैं सोल्यूशन भी इसका बताऊंगा, अभी जस्ट बता रहा हूँ। तो वेरी इंपॉर्टेंट आपका है, याद कर लेना है किसी कीमत पे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जय शंकर प्रसाद जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो इन तीनों लोगों का एकदम जीवन परिचय याद करके ही जाना है किसी कीमत पे। अब मैं अभी बता रहा हूँ। अब हम लोग देखते हैं कौन सा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय देखते हैं।
चलिए दोस्तों, अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय देखिए। जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो जीवन परिचय में पढ़ रहा हूँ, बढ़िया से नोट किया हूँ सारे पॉइंट को। आपको इस तरह जहाँ पे मैं सबको पॉइंट जो जो पॉइंट उसमें अंडरलाइन कर दिया हूँ उसको नोट करना है, इस ढंग से ही आपको लिखना है। तो जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। हिंदी भाषा के उच्च कोटि के साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इंटरमीडिएट में आते ही इनकी पढ़ाई छूट गई। यह सरकारी नौकरी करने लगे, किंतु स्वाभिमान के कारण यह नौकरी छोड़कर मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला अध्यापक हो गए। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगाल, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान उन्होंने स्वाध्याय से प्राप्त किया, मतलब अपने से पढ़ा। बाद में काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी में जुड़कर उन्होंने शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार संभाला। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष का पद भी सुशोभित किया। शुक्ल जी ने लेखन का शुभारंभ कविता से किया था। नाटक लेखन की ओर भी इनकी रुचि रही, पर इनकी प्रमुख बुद्धि इनको निबंध लेखक एवं आलोचना की ओर ले गई। निबंध लेखन और आलोचना के क्षेत्र में इनका सर्वोपरि स्थान आज तक बना हुआ है। जीवन के अंतिम समय तक साहित्य साधना करने वाले शुक्ल जी का निधन सन 1941 में हुआ। इनकी कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं भी लिखना, जो 1 नंबर दिलाएगा आपको। तो रचनाएं में निबंध चिंतामणि के 2 भाग हैं। विचार विधि, आलोचना लिखना है आपको। रस मीमांस त्रिवेणी, इनके प्रमुख इतिहास भी रचना में लिखे थे इन्होंने। हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा था। संपादन में लिखा था तुलसी गंधावली और जैसी ग्रंथावली। ठीक है, तो यह थे आपके क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय। ठीक है, तो इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन किसी कीमत पे आपको तैयार करके जाना है। मैं पढ़ा भी दिया हूँ, अभी जस्ट पढ़ाया हूँ। देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप वीडियो रुकिए और इसे नोट कर लीजिए किसी कीमत पे। एक 20 या 25 वाली कॉपी ले लीजिए, इस पर सारा नोट कर लीजिए, उसको याद करके बस जाइए। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय हो गया। अब हम लोग देखेंगे किनका, तो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय है। जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद, आपको मोटी हेडिंग में लिखना है। जीवन परिचय आप अभी यहाँ से लिख लेंगे। आप जीवन परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। उनका जन्म 1890 ईस्वी में काशी के सुगनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। उनके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था। उनके पिता देवी प्रसाद और पितामह शिवरत्न साहू थे। इनके पितामह परम शिव भक्त और दयालु थे। उनके पिता भी अत्यधिक उदार और साहित्यकार प्रेमी थे। प्रसाद जी का बचपन सुखमय था। बाल्यकाल में ही उन्होंने अपनी माता के साथ धारा क्षेत्र, ओंकारेश्वर, पुष्कर, उज्जैन और वज्र आदि तीर्थों की यात्रा की। यात्रा से लौटने के बाद पहले उनके पिता का और फिर 4 वर्ष बाद ही उनकी माता का निधन हो गया। प्रसाद जी की शिक्षा दीक्षा और पालन पोषण प्रबंध उनके बड़े भाई शंभू रत्न ने किया और क्वींस कॉलेज में उनका नाम लिखवाया, किंतु उनका मन वहां न लगा। उन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन स्वाध्याय से घर पर ही प्राप्त किया। उनमें बचपन से ही साहित्य अनुराग था। वे साहित्यिक पुस्तकें पढ़ते और काव्य रचना करते रहे। पहले तो उनके भाई उनकी काव्य रचना में बाधा डालते रहे, परंतु जब उन्होंने देखा कि प्रसाद जी का मन काव्य रचना में अधिक लगता है, तब उन्होंने इसकी पूरी स्वतंत्रता उन्होंने दे दी। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ना लिखना है आपको और आगे देखते हैं। प्रसाद जी स्वतंत्र रूप से काव्य रचना के मार्ग पर बढ़ने लगे। इसी बीच उनके बड़े भाई शंभू रत्न जी का निधन हो जाने से घर की स्थिति खराब हो गई। व्यापार भी नष्ट हो गया। पैतृक संपत्ति बेचने से कर्ज से मुक्ति तो मिली, पर वे क्षय रोग का शिकार होकर मात्र 47 वर्ष की आयु में 15 नवंबर 1937 को संसार से विदा हो गए। ठीक है, जिस प्रकार मैं लिखा हूँ इसी प्रकार लिखना आपको। उनकी रचना लिखेंगे तब जो 1 नंबर मिलेगा आपको। तो रचनाएं में काव्य उन्होंने लिखा आंसू कमायनी, चित्रधार, लहर और झरना। कहानी उन्होंने लिखा था आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आदि। उपन्यास तितली, कंकाल और इरावती। नाटक उन्होंने बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट लिखे, सज्जन, कल्याणी, परिणय, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, प्रायश्चित। तो यह इनके रचना था। तो यहाँ पे आपका ये भी खत्म होता हुआ। ठीक है,
तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी जीवन परिचय आपको क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का भी जीवन परिचय हो गया। अब हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पढ़ेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तीनों चीज आपको तैयार करके जाते हैं, कंफर्म है मेरा कि आप इसमें से ही आएगा, इस बार आई भी नहीं करेगा, मैं एक ठे तो एक ठे आ ही जाएगा, ठीक है। ये तो पूरा लिख लीजिए स्टाम्प पेपर पे भी। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन पर। चलिए दोस्तों, अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीवन परिचय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जीवन परिचय हेडिंग डालना है और जीवन परिचय में लिखना है आपको कि सफल राजनीतिज्ञ और प्रतिभा संपन्न साहित्यकार देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेही नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। जीरादेही नामक स्थान पे हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से था। यह अत्यंत मेधावी छात्र थे। इन्होंने वर्तमान में कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए और कानून की डिग्री एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। सदैव प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले राजेंद्र प्रसाद ने मुजफ्फर के एक कॉलेज में अध्यापक कार्य किए। उन्होंने सन 1911 ईस्वी में वकालत शुरू की। सन 1920 ईस्वी तक कलकत्ता और पटना में वकालत का कार्य किया। उसके पश्चात वकालत छोड़कर देश सेवा में लग गए। इनका सुझाव प्रारंभ से ही राष्ट्रीय सेवा की ओर था। सन 1917 में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। अनेक बार जेल की यातनाएं भी भोगी। उन्होंने विदेश जाकर भारत के पक्ष को विश्व के सम्मुख रखा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति और सन 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे, ठीक है। सदा जीवन उच्च विचार जीवन का मूल्य मंत्र था। सन 1962 में उन्हें भारत रत्न से अलंकृत किया गया। जीवन प्रयत्न हिंदी और हिंदुस्तान की सेवा करने वाले डॉक्टर प्रसाद जी का देवसान 28 फरवरी 1963 को हो गया। उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। डॉक्टर प्रसाद जी के प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। भारतीय शिक्षा गांधी जी का देन, मेरी आत्मकथा, बापूजी के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, चंपारण में महात्मा गांधी और खादी का अर्थशास्त्र आदि, ठीक है। तो यहाँ पे था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय आपका कंप्लीट होता हुआ। तो अब देखिए यहाँ पे 3 चीजें मैंने बताया था, तीनों लोगों का जीवन परिचय क्लियर हो गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ला का भी मैंने बता दिया, जयशंकर प्रसाद का भी मैंने पढ़ा दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पढ़ा दिया। तो यह लेखक है, लेखक का आता है 3 नंबर का, तीनों में से एक ना एक 100% आएगा, चाहे किसी कीमत पे आए वो आएगा, ठीक है। आप याद करके जाइएगा, नहीं आएगा तो फिर हमसे कर लीजिए, जो भी कमेंट बॉक्स में जो भी गाली देना होगा दे लीजिएगा, बात खत्म। प्रश्न दूसरा देखिए, इसी में दूसरा पूछता है, 2-3 अंक दिलाएगा। एक कवि का जीवन परिचय तथा रचना का नाम लिखिए। तो एक कवि का जीवन परिचय तथा रचना का नाम पूछेगा, और कौन से कवि का बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एकदम जरूर याद कर लेना है, किसी कीमत पे आएगा। तो सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा। तब इन तीनों लोगों को अब हम पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे? सूरदास को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब पढ़ लेते हैं हम लोग जीवन परिचय सूरदास जी का, ठीक है। तो सूरदास का जीवन परिचय आपको हेडिंग लिखना है, फिर लिखना है यहाँ पे जीवन परिचय। भक्तिकालीन महाकवि सूरदास का जन्म रूनकता ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी घर हुआ था, ठीक है। रामदास जी के घर पे हुआ था रूनकता ग्राम में 1478 ईस्वी में। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सिही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं। सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में विद्वान में मतभेद है, ठीक है। बहुत लोग सोचते थे कि बचपन से अंधे थे कि नहीं थे, तो ये क्लियर नहीं है। बहुत से विद्वानों में मतभेद है कि वो अंधे थे, बाद में अंधे हुए, ठीक है। तो यहाँ पढ़ते हैं उनका जीवन परिचय। विद्वानों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं चेष्टाओं का जैसा सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया है, वैसा वर्णन कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। वे हिंदी भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गौघाट आए
और उन्हें स्वर रचित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य जी ने तभी उन्हें अपना शिष्य बना लिया। सूरदास की सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देखकर वल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर की कीर्तन भार सौंप दिया। तभी से वह मंदिर उनका निवास बन गया। सूरदास जी विवाहित थे तथा विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ रहते थे। वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे तथा बाद में अपने गुरु के कहने पर कृष्ण लीला का गान करने लगे। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास परसौली नामक ग्राम में हुई थी। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं सूर सागर, सुर सरावली और साहित्य लहरी। ये आपको 1 नंबर दिलाएगा, या जीवन परिचय आपको 2 नंबर दिलाएगा, कुल टोटल मिला के 3 नंबर। तो यहाँ पे दोस्तों सूरदास का जीवन परिचय आपको क्लियर हो गया होगा किसी कीमत पे, जैसे मैंने बताया था। तो सूरदास का जीवन परिचय आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे किनका, तुलसीदास जी का। ठीक है, अब तुलसीदास का दोस्तों जीवन परिचय देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। तो देखिए, जीवन परिचय आपको हेडिंग डालना है, लिखना है, यहाँ पे ध्यान से सुनिए, ध्यान से आप वीडियो को पुश कीजिए और नोट कर लीजिए कि लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास भारत के ही नहीं संपूर्ण मानवता तथा संसार के कवि हैं। उनके जन्म से संबंधित प्रामाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, इनका जन्म 1532 ईस्वी के भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी विक्रम संवत 1589 स्वीकार किया गया है। तुलसीदास जी के जन्म और जन्म स्थान के संबंध को लेकर सभी विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। इनके जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित था कि 1554 विशो कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरयो शरीर। ठीक है, और यहाँ पे आगे पढ़ लेते हैं कि तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थल एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। तुलसीदास जी सरयू परिण ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्मा राम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि अनुभक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया। इनका बचपन अनेक कष्टों के बीच व्यतीत हुआ। ठीक है, इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरहरदास ने किया और इन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान की। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। इन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था और उनके सौंदर्य रूप के प्रति वे अत्यंत आसक्त थे। एक बार इनकी पत्नी बिना बताए मायके चली गई। तब यह भी अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए उनके पीछे पीछे ससुराल जा पहुंचे। इस बार इनकी पत्नी ने इनकी भत्सना करते हुए कहा कि लाज न आई आपको दौरे आयु साथ। तो देखिए, इसका अर्थ है पत्नी की इस देखिए ये जब इन्होंने बोला तो पत्नी की इस फटकार ने तुलसीदास जी को सांसारिक मोह माया से विरक्त कर दिया और उसके हृदय में श्री राम के प्रति भक्ति भाव जागृत हो उठा। तुलसीदास जी ने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया और यह राम के अनन्य भक्त बन गए। इनकी भक्ति दास से भाव की थी। 1574 ईस्वी में इन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की तथा मानव जीवन के सभी उच्चादर्शों का समावेश करके उन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। 1623 ईस्वी में इनका निधन हो गया। इनकी प्रमुख कृतियां आपको लिखना पड़ेगा भाई, 1 नंबर दिलाएगा। तो कृतियां में रचनाएं महाकवि तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथों की रचना की थी। 12 ग्रंथों की रचना की थी। इनके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस संपूर्ण विश्व के अद्भुत ग्रंथों में से एक है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। कौन कौन सी रचनाएं हैं तो पढ़ लेते हैं यहाँ पे। रामलता वैराग्य, संदीपनी, रामाज्ञ, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका,
गीतावली, बरवेश, रामायण, दोहावली और कवितावली, ये प्रमुख इनकी क्या हैं, रचनाएं हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से इनका भी जीवन परिचय क्लियर होता हुआ। तो यहाँ पे स्लिप पे देखिए, तो सूरदास का जीवन परिचय क्लियर हो गया, तुलसीदास का जीवन परिचय हो गया। ठीक है, आइए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन 5वां के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5वां के लिए सारी चीजें पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन 5वां आपको 6 मार्क्स दिलाएगा। फिर क्वेश्चन 6वां, तो क्वेश्चन 6वां दोस्तों मैं अगले वीडियो में क्वेश्चन 6वां से लेकर पूरा लास्ट तक, वो भी 1-2 घंटे की वीडियो है, तो उसको मैं नेक्स्ट अगले दिन लेके आऊँगा, तो उसको पूरा देखना ना भूलें। ठीक है, चैनल को प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें रेगुलर वीडियोज़ आपको एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम डाली जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। तो चलिए दोस्तों अब जीवन परिचय पढ़ते हैं महादेवी वर्मा का। तो जीवन परिचय हेडिंग डाल लीजिएगा, फिर लिखिए इसमें जीवन परिचय में आपको लिखना पड़ेगा, हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध कवित्री एवं लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म वर्ष 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। इनके पिता गोविंद सहाय वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधान अध्यापक थे। माता हेमरानी साधारण कवित्री थीं एवं श्री कृष्ण में अटूट श्रद्धा रखती थीं। इनके नाना जी को भी व्रज भाषा में कविता करने की रुचि थी। नाना एवं माता के गुणों का महाकवि पर गहरा प्रभाव पड़ा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। 9 वर्ष की अल्पवायु में इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से हुआ, किंतु इन्हीं दिनों इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। ऐसी विकट स्थिति में भी इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। अत्यधिक परिश्रम के फलस्वरूप इन्होंने मैट्रिक से लेकर एमए तक की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में ही उत्तीर्ण की। वर्ष 1933 ईस्वी में इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाध्यापक पद को सुशोभित किया। इन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी प्रयास किया, साथ ही नारी की स्वतंत्रता के लिए यह सदैव संघर्ष करती रहीं। इनके जीवन पर महात्मा गांधी का तथा कला साहित्य का साधना कर रविंद्रनाथ टैगोर का प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे साहित्यिक परिचय में आपको इनका साहित्यिक परिचय देना पड़ेगा। महादेवी जी साहित्यिक और संगीत के अतिरिक्त चित्रकला में भी रुचि रखती थी। सर्वप्रथम इनकी रचनाएं चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। यह चांद पत्रिका की संपादिका भी रही। इनकी साहित्य साधना के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे फिर लिखना आगे, इन्हें शेकसरिया तथा मंगल प्रसाद पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। वर्ष 1983 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा इन्हें 1 लाख रुपए का भारत भारतीय पुरस्कार दिया गया तथा इसी वर्ष काव्य ग्रंथ यामा पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह जीवन पर्यंत प्रयाग में ही रहकर साहित्य साधना करती रहीं। आधुनिक काव्य के साज श्रृंगार में इनका अविस्मरणीय योगदान है। इनके काव्य में उपस्थित विरह वेदना अपनी भावनात्मक गहनता के लिए अमूल्य मानी जाती है। इसी कारण इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। करुणा और भावुकता इनके काव्य की पहचान है। 11 सितंबर 1987 को यह महान कवित्री पंचतंत्र में विलीन हो गई। ठीक है, तो दोस्तों 11 सितंबर 1987 को इनकी मृत्यु हो गई और इनकी कुछ प्रमुख यहाँ पे आपको रचनाएं मिल जाएंगी। रचनाएं लिखना ही पड़ेगा क्योंकि 1 नंबर यहाँ से मिलेगा। तो प्रमुख कृतियां रचनाएं तनिहार, रश्मि, सांध्य गीत, निर्जा, दीपशिका और अन्य रचनाएं इनकी हैं। स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, पद की साथी और अन्य निबंध इन्होंने लिखा था। शक्तिकालीन, मेरा परिवार, चिंतन के क्षण और आदि। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से जैसे मैं स्लिप में आप दिखा दूं, आपको मैंने बताया था कि क्वेश्चन 5वां के लिए आपको लेखक के लिए 3 जीवन परिचय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जयशंकर प्रसाद का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तीनों का अगर याद कर लेते हैं किसी कीमत पे 3 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा आज से ही। और मैंने बताया था कि जीवन परिचय कवि का भी याद करना पड़ेगा कि कितने नंबर यहाँ से भी देता है, तो कवि का भी याद कर लेते हैं। कवि कौन कौन से आपके, सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा। तो इन तीनों लोगों का अगर जीवन परिचय आप याद कर लेते हैं तो यह आपको 3 अंक दिला जाएगा। तो 3 अंक तो 6 मार्क्स आपको यहाँ से दिला दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर होता हुआ।
तो दोस्तों मैं कहाँ तक डिस्कस किया, क्वेश्चन 5वां तक डिस्कस किया हूँ। अब क्वेश्चन 6वां मुझे डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन 6वां से बहुत सारे क्वेश्चन 6वां में यहाँ पे देखिए अनुवाद, हास्य रस रूपक, सोरठा, ये सारे ग्रामर के पोर्शन ये अगले वीडियो में बहुत अच्छे से लेकर आने वाला हूँ। तो इस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं 95 मार्क्स आए तो इस वीडियो को देखना नहीं भूलना है। तो चलिए दोस्तों मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ कि कितना नंबर का हम लोग का क्लियर हो गया। तो 1 नंबर यहाँ से दोस्तों, 2 नंबर, 3 4 5 6 6 2 8 8 2 10, 10 नंबर यहाँ से और 6 नंबर यहाँ से, तो 10 6 16 नंबर यहाँ से हो गया और 16 6 22 नंबर यहाँ से हो गया। अब 22 और 3 यहाँ से आपका 25 और 25 और 3 यहाँ से 28 नंबर। तो यहाँ से अब तक हम लोग इस वीडियो से 28 मार्क बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए दोस्तों मैं यहाँ इस वीडियो को विराम देता हूँ और आगे की स्लिप में बताऊँगा कि प्रश्न उत्तर 6वां से। ठीक है, अब 6वां से सारे क्वेश्चन किया जाएगा। तो आपको इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र के यहाँ शेयर करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग भी हमारे साथ जुटे। और दोनों चैनलों पे लगातार तैयारी कराई जाएगी, इतना तैयारी कि आप अगर पूरा पढ़ लेते हम लोग की वीडियो जो लोग हम प्रोवाइड किए करेंगे तो आपका 90% से क्रॉस ही आने वाला है, ये बात लिख लीजिए। तो हिंदी का भी तो सेकेंड वीडियो देखना ना भूलें, उसको तो जरूर देखिएगा और इससे ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज सुनिए 20 या 25 को वाली कॉपी ले लीजिए, आज सारे क्वेश्चनों को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिएगा बढ़िया से और ईमानदारी से इसे याद करना है। ठीक है, तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है।